मैं तो मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इसका ये जायज़ा लिया था कि हमारे दौर में हमने कितना ही न बर्बाद किया है। कांग्रेस के ज़माने में कोई शहर बचा हुआ नहीं है। लाखों मुसलमानों की हत्याएं सांप्रदायिक दंगों के अंदर हुई कि इन्होंने मुसलमानों को मुख्य धारा से काट करके एजुकेशन से दूर किया ताकि वो समझने के लायक ना रहें। कांग्रेस ने जिस तरह से हमारे बीच के अंदर खाई पैदा की थी, हमें ज़रूरत है इस वक्त कि हम उसके ऊपर एक ब्रिज बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी पे कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इसमें से एक सबसे बड़ा आरोप है कि मोदी जी इस समय हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पहला तो सवाल मेरा यही है कि मोदी जी पे आरोप ये लगाया जा रहा है कि मोदी जी इस समय हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल में काम तो किया नहीं है कुछ, तो तुष्टिकरण की राजनीति करके अपना वोट लेना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये धारणा गलत है जी। ऐसा नहीं है कि मोदी ने 10 साल में वो काम किया जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई है। अब ये तो जो मोदी जी ने जो बात कही वो तो एक इलेक्शन है, और इलेक्शन के मौके पर हर दल ये चाहता है कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। तो जाहिर बात है कि उन कमियों को हमें कोई भी कमी ऐसी नहीं रहने देना चाहता है। कोई भी दल हो, वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री ने इस परिपेक्ष में बाकी जो है उनका सारे कार्यकाल जो है वो मैं तो ये समझता हूँ कि काम ही उन्होंने मुसलमानों के लिए किया है। पूरी सरकार जो है किसी भी जगह कहीं कोई भेदभाव नहीं नज़र आता है। खाद्य सामग्री हो, कच्चे मकानों का पक्का बनना हो, आयुष्मान हो, जितनी भी और यहाँ तक के जो टॉयलेट बनी हैं, तो क्योंकि आबादी के हिसाब से गरीब मुसलमान ज़्यादा है, इसलिए उसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा है। और बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस पे कार्य हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा लोकप्रियता हासिल की है। और ये क्योंकि हमारे जो लोकतांत्रिक हमारी व्यवस्था है और हम अपने नेता अपना चुनते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इलेक्शन के मौके पे ऐसा आती। मैं तो आपको पिछले बहुत प्राचीन काल के अंदर लेके चलूं तो ये होता था कि अगर किसी को इलेक्शन लड़ना हो और अपनी कुली पहचानवानी हो तो वो इलेक्शन लड़ ले। तो इलेक्शन में क्योंकि हर चीज़ जो है वो जायज़ होती है, कोई भी चीज़, इसलिए कि बस सिर्फ मंजिल जो है, नज़र जो है वो कबूतर की आंख पर रहती है कि निशाना हमारा ख़ता ना हो जाए और एक भी सीट हमारी कम ना पड़ जाए। तो मैं ये समझता हूँ। और मुसलमानों के बारे में जहाँ तक मुसलमान, आपने देखा होगा कि मुसलमानों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है कि मुसलमान इस बात को अच्छी तरह भली भांति जानते हैं कि हमारा नफ़ा और नुकसान कहाँ है। इस बीच जितनी सर रुकूंगा थोड़ा सा, इस बीच जितनी रैलियां हुई हैं मोदी जी की, तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक लाइन जरूर उन्होंने कोट की कि जो पहला हक अल्पसंख्यकों का, मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ है उनका हक है इस देश में पहला, इसको लेकर टैग किया। और कांग्रेस ये कह रही है कि ये सिर्फ मोदी जी का फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है क्योंकि वो जीत नहीं रहे इस बार। नहीं, देखिए उसमें क्या है कि कांग्रेस के कार्यकाल को अगर आप देखें तो मैं आज फिर एक बात आपके माध्यम से मुसलमानों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमने बचपन से और आज तक देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। और इसी को तुष्टीकरण कहते हैं कि उनके कल्याण का तो कोई कार्य नहीं करिए, बल्कि उन्हें इमोशनल करिए। जैसे मनमोहन सिंह जी का ये स्टेटमेंट कि माइनॉरिटी का पहला संसाधनों पर पहला अधिकार है, और फिर उन्होंने कहा कि मुसलमानों का पहला अधिकार है, ये कहने की उन्हें आवश्यकता थी ही नहीं। अगर वो कार्य करते तो ये सारी बातें कहने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए कि उनकी पोल को उन्हीं की सरकार के अंदर राजेंद्र सिंह सच्चर जो जस्टिस गुजरे हैं, उनकी एक कमेटी है। उसने जब कमेटी गठित की, इसी सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उन्होंने उस कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि मुसलमानों की हालत बहुत ख़राब है, गरीबी की रेखा के नीचे तेज़ी के साथ वो गए हैं। और वो कांग्रेस ने, मैं तो मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इसका ये जायज़ा लिया था कि हमारे दौर में हमने कितना ही न बर्बाद किया है। और मैं आज ये बात, मुसलमानों को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज पूरा देश जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द से भरा हुआ है।
कहीं भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। उस ज़माने के अंदर ये होता था, कांग्रेस के ज़माने में कोई शहर बचा हुआ नहीं है। लाखों मुसलमानों की हत्याएं सांप्रदायिक दंगों के अंदर हुई। और मैं एग्ज़ाम्पल के तौर से, वो लोग कहते हैं कि दंगे जो है वो भाजपा और आरएसएस मिल के कराते थे। तो मैंने अनेकों बार ये बात कही है, आपके साथ भी उसे शेयर किया है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर ना चाहे, यानी सरकार अगर ना चाहे, तो पत्ता नहीं हिल सकता। जैसा आज की सरकार, आज के प्रधानमंत्री ने उन सब चीज़ों को कंट्रोल किया है और किसी भी जगह सांप्रदायिक दंगा नहीं है। 2014 के बाद पूरा देश दंगा मुक्त है और उसका नतीजा ये है कि मुसलमान भी तेज़ी से मुख्य धारा की तरफ बढ़ा है। आज 51 बच्चे इस साल भी यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया और यूपीएससी क्लियर करने के बाद उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे। और जब वो राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो यकीनी तौर से जो हमारा देश है वो मजबूत होगा। और जब हम आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके रहेंगे, तो ये नरेंद्र मोदी जी के ज़माने ही में हुआ है कि पूरा जो 10 साल का कार्यकाल उनका है, इसमें किसी एक जगह भी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। और अगर कहीं छोटी मोटी घटनाएं कोई हुई भी हैं, फ़ौरन उन पर कंट्रोल हुआ है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसे भी सिर्फ इतना समझना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये सिर्फ इतना समझना चाहिए कि इलेक्शन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ये सिर्फ इलेक्शन तक है। उसके बाद आप देखेंगे कि वही रफ्तार फिर से आएगी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं उत्तराखंड राज्य से आता हूं। वहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने मदरसों को हाईटेक किया है और उन मदरसों के अंदर उन बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का, उन्हें आईएएस, आईपीएस अलग अलग कंपटीशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को लगा करके। और जब वो बच्चे जब निकल करके बड़े होंगे, वो फिर मस्जिदों में जाएंगे, बड़े बड़े मठों में जाएंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक नया भारत, जिसकी कल्पना जो है श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और हमारे देश के उन लोगों ने की थी, कि एक ऐसा भारत हो जहां कोई वंचित न रहे विकास से, एजुकेशन से, किसी भी जो बुनियादी सहूलियात है, जो फंडामेंटल उनके राइट्स हैं, वो सब मिलेंगे। और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इसी सरकार के नेतृत्व में, इन्हीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश को फिर से गौरवान्वित करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि देश उनके नेतृत्व में मजबूत होगा। और मुसलमानों से अपील भी करना चाहता हूँ कि इन तमाम छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपनी दोस्ती को बढ़ाइए। आप तेज़ी के साथ, जैसा कि आप खामोशी से वोट कर भी रहे हैं, आप उसी तरह से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए उन्हें आप वोट करें। 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और जहां विपक्ष ये कह रहा है कि जहां जहां भाजपा की सरकार थी, वहाँ इस बार भाजपा नहीं जीती, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग ही नहीं हो रही। क्योंकि इस बार अगर वो देखें परसेंटेज, देखिए वोटिंग परसेंटेज, वो बहुत कम रहा है। नहीं, ये धारणा गलत है। मैं आपको इसलिए बताऊं कि मैं फील्ड में हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है, या जो उनके कामों को जिन लोगों ने देखा है, वो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं। और उनकी वोट और परसेंटेज बिल्कुल, यानी वोट परसेंटेज कम हुई है, सभी की इन जनरल कम है। ये किसी पर्टिकुलर ये नहीं कि आप ये कहें कि साहब वो कांग्रेस को ज़्यादा परसेंटेज में करने वाले, कांग्रेस को तो वोट ही नहीं हुआ, कांग्रेस का तो वोटर गया ही नहीं। ये जितना वोट और परसेंटेज है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही है, प्रधानमंत्री के लिए हुआ है। कांग्रेस को तो वोट ही नहीं किया लोगों ने। यानी जो मुसलमान या जो लोग उन्हें वोट करना भी चाहते थे, मैं ये समझता हूँ वो गए ही नहीं। उनमें उदासीनता है, उनमें जो है वो उत्साहित नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्कर है, जो वोट है, क्योंकि उसने देखा है इस सरकार को, तो वोट और परसेंटेज उनका कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, उनका कम नहीं हुआ। और मुसलमानों को मैंने जाके ग्रास रूट पे देखा है। आप मेरी वीडियोस देख लीजिए, मेरे जो जहाँ मैं गया हूँ, मैं उन जगहों पे नहीं गया हूँ जो मुसलमान भाजपा से जुड़े हुए हैं। मैं तो उन जगहों पे गया हूँ जो लाभान्वित हुए हैं। मैंने तो उन जो लाभान्वित ग्रुप है, उनमें जाके उनसे बात की, मस्जिदों में जाके बात की, मदरसों से के लोगों से पूछा कि आखिर जब ये सरकार अच्छा काम कर रही है तो आपको
वोट भी देना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं कि 2004 में जब अटल जी की सरकार थी उस समय भी ये कहा जा रहा था कि हाँ अटल जी आएंगे, अटल जी दोबारा सरकार बनेगी इनकी, लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार बन गई थी कि क्योंकि भाजपा का जो वोटर था वो गया ही नहीं वोट डालने के लिए। नहीं, देखिए, मैं अभी भी जितने चरण रह गए हैं, मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छा इस देश को आगे लेके गए हैं। मैं तमाम समस्त भारत के लोगों से विशेषकर अपील करना चाहता हूँ, इस तो बड़ी तादाद में लोग वोट दे रहे हैं, अब आप अपनी उदासीनता को ख़त्म करिए और आने वाले चरणों में आप इस लोकतंत्र की मर्यादा है वो मतदान है, और मतदान आपका अधिकार है, उसका प्रयोग करें और परसेंटेज को बढ़ाएं। जो मुसलमान हैं, जो मतलब कि जो भाजपा से नाराज़ मुसलमान, वो कह रहे हैं कि हम वोट देने जा ही नहीं रहे हैं, हमें वोट देने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि भाजपा की सरकार तो आ ही रही है, हमें जाने से कोई मतलब ही नहीं उससे। ये भी एक धारणा है। और जो मुसलमान, जो कांग्रेसी मुसलमान, यानी जो बीजेपी को नहीं दे सकता था, तो वो निकल ही नहीं रहा, उसे ये पता है कि सरकार भाजपा की आ रही है और हम अपना वोट जा कर के क्यों हम वो करें। तो वो अगर वो भाजपा को भी नहीं दे रहा है वोट, तो वो कांग्रेस को भी नहीं दे रहा है, और वो वोट और परसेंटेज बढ़ कर के भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेट बड़े मार्जिन से जीत करके आ रहे हैं। मेरा अनुमान ये है, क्योंकि मैं तो ग्रास रूट पे काम करने वाला आदमी हूँ, मैंने जा कर के देखा है। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, अभी हाल में कुछ सालों में लैंड जिहाद का बड़ा नाम चला, फिर लव जिहाद तो काफ़ी सालों से हम लोग सुनते आ रहे, अब एक नया टर्म लेके आए हैं कि वोट जिहाद, कि मतलब कि मुसलमानों से कहा जा रहा है आप वोट के जरिए जिहाद करिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये असल में जैसे ये सारी चीज़ें हैं ना, जिहाद के मायने जो हैं वो हिंदी में अगर हम कहेंगे तो संघर्ष के हैं, संघर्ष के हैं। तो उन्हें संघर्ष करना चाहिए इसके लिए कि आपका जीवन अच्छा हो, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आप राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संघर्ष करें, राष्ट्र की संपदाओं को सुरक्षित रखने के लिए आप संघर्ष करें, यानी जिहाद करें, इसके लिए जिहाद करें। जिहाद मतलब संघर्ष करें, जद्दोजहद करें, ना कि आप विघटनकारी कार्यों को या ऐसे काम को, जब एक सरकार एक अच्छा कार्य कर रही है और आपको कहीं कोई परेशानी भी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि तमाम समझदार मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो उन तमाम बातों पर ज़रूर गौर करें कि जिसमें पिछले 60 साल में कांग्रेस ने इस देश को पीछे किया और ख़ास तौर से मुसलमानों को मुख्य धारा से काटा और तुष्टीकरण किया। उनका तुष्टीकरण इसी चीज़ का नाम है कि कोई काम तो मत करिए उनके लिए, बस सिर्फ तुष्टीकरण करते रहिए। तो उन्होंने इस देश के साथ में अच्छा नहीं किया, मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं किया। आज मुसलमानों को ये बात, इसका संज्ञान लेना चाहिए और गौर करना चाहिए कि ये मौका है हमें अपनी दोस्ती को मजबूत करने का, ये मौका है हमें अपनी दूरियों को कम करने का। कांग्रेस ने जिस तरह से हमारे बीच के अंदर खाई पैदा की थी, हमें ज़रूरत है इस वक्त कि हम उसके ऊपर एक ब्रिज बनाएं, आपस में उस दोस्ती को मजबूत करें। और मैं इन 10 सालों के कार्यकाल को देखने के बाद, मैं ही नहीं, जो भी न्यायप्रिय आदमी होगा वो ये कहेगा कि ये पहली सरकार है भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि जिसने बगैर किसी भेदभाव के तमाम वर्गों का कल्याण किया है, भारत के नाम को ऊपर लेकर के आए हैं। पूरे विश्व के अंदर आज अगर भारत की कोई छवि है जो एक मजबूत नेतृत्व की है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की देन है और उनकी टीम की देन है, उनके नेतृत्व की देन है। आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। अब भाजपा के लिए जो पिछले कुछ सालों में काम किया, जैसे 3 तलाक हो गया, यूसीसी हो गया, CNRC लाने की बात करी, वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि हम मुसलमानों के जो पर्सनल लॉज हैं उनको सेफ़ रखेंगे। तो मुसलमान कांग्रेस की तरफ वोट करेंगे क्योंकि उनके पर्सनल लॉज सेफ रहेंगे। यही चीज़ जो है, ये जो इमोशनल कार्ड कांग्रेस खेल रही है, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को मुख्य धारा से काट करके एजुकेशन से दूर किया ताकि वो समझने के लायक ना रहें। मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो महिलाओं के साथ अन्याय था, सोसाइटी की कमी, अपनी सोसाइटी को ठीक करना चाहिए। अनर्गल तलाक करके अपने परिवारों को बर्बाद करना, ये कहीं भी कोई भी धर्म नहीं कहता। इस्लाम उसका मुखालिफ है। इस्लाम तो एक ऐसे परिवार की कल्पना करता है कि जिसमें कोई
कोई वंचित ना हो, कोई किसी के साथ ज्यादती ना हो, और महिलाओं के सम्मान की बात करता है। इसी तरह से यूसीसी एक ऐसा कानून है जो सबके लिए बराबर हो। इसमें भी इस्लाम की किसी भी फंडामेंटल चीज़ पर, आपकी पूजा पद्धति पर, आपकी शादी और निकाहों पर, आपके किसी भी ऐसे रस्म व रिवाज के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है यूसीसी के अंदर। बल्कि यूसीसी आने के बाद आपकी जो कुप्रथाएं हैं, वो प्रथाएं जो आपने राइज करती थी, समाज ने राइज कर दी थी, वो कोई भी समाज हो, मुसलमान हो, इस्लाम के मानने वाले हों या सनातन धर्म के मानने वाले हों, या अन्य वर्ग, अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो हों, इसलिए कि यूसीसी के आने से हमारी एकता मजबूत होगी। इस्लाम के किसी भी पहलू पर उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए इसका ये तो कांग्रेस की चाल रही है कि उसने मुसलमानों को, सीधे साधे मुसलमानों को, कुछ मीडिएटरों के ज़रिए से, जो मीडिएटर हैं उनके ज़रिए से उन्हें वर्गलाया है, उन्हें भ्रमित किया है। मुसलमानों को भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस तमाम ड्राफ्ट का अध्ययन भी किया है। और दूसरी बात यह है कि यूसीसी अगर कोई प्रावधान, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि अगर कोई ऐसी यानी अमेंडमेंट जो है वो होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे, किसी भी धर्म के, इस्लाम के खिलाफ यूसीसी का कोई भी प्रावधान नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशनल लाइव। धन्यवाद।